वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम यहाँ देखने वाले हैं सेरोटोनिन के बारे में, या जिसको हम कहते हैं 5-HT, या फुल फॉर्म हम कहते हैं इसको 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, जो भी पीपल यहाँ नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि जो भी वीडियो आपको सही टाइम पे मिलते रहें। ओके, सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन क्या होता है, कौन कौन से इसके रिसेप्टर्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है, और इसके क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, या जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन, ये एक तरह का वैसे कॉन्स्ट्रिक्टर सब्सटेंस होता है। जब ब्लड क्लॉटिंग होती है उस समय सीरम में ये अपीयर्ड होता है, राइट। इसके अलावा ये एक तरह का मोनोएमीन न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है। ओके, क्योंकि इसके 2-3 तरह के फंक्शंस होते हैं, अभी हम देखेंगे इसके। और यदि हम बात करें इसके बायोलॉजिकल फंक्शन की, तो ये किस चीज़ को अफेक्ट करता है? ये अफेक्ट करता है मूड को, कॉग्निशन, जिसे हम कहते हैं कि पहचानना, रिवार्ड, लर्निंग, मेमोरी। और इसके अलावा इसके जो दूसरे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं लाइक वोमिटिंग एंड वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, इन सबको ये रेगुलेट करता है। तो सेरोटोनिन जो होता है ये एक तरह से लोकल हार्मोन की तरह काम करता है, फर्स्ट। सेकंड, ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी वर्क करता है इन द ब्रेन। एंड ये एक कंपोनेंट होता है प्लेटलेट क्लॉटिंग प्रोसेस का। ओके, मतलब क्लॉटिंग प्रोसेस में भी एक तरह का ये कंपोनेंट होता है। तो सेरोटोनिन ये 3 तरह से काम करता है, लोकल हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर एंड कंपोनेंट ऑफ द प्लेटलेट्स क्लॉटिंग प्रोसेस। ओके, नाउ ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ओके, सो 90% ऑफ द बॉडी कंटेंट जो होता है, ओके, 5-HT का, ये इंटेस्टाइन के अंदर लोकलाइज्ड होता है। ओके, रिमेनिंग 10% जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है प्लेटलेट में एंड ब्रेन के अंदर। ओके, इसके अलावा यदि हम बात करें कि ह्यूमन बीइंग को छोड़ के, है ना, यदि दूसरे एनिमल्स में बात करते हैं, राइट, तो ये प्रेजेंट होता है वेस्प के अंदर, जो कि एक तरह का इंसेक्ट है, जो जिसमें स्टिंग होता है। ओके, स्कॉर्पियन स्टिंग के अंदर होता है। दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये इनवर्टिब्रेट्स में होता है और प्लांट्स के अंदर होता है। प्लांट्स में भी बनाना के अंदर, पियर्स, पाइनएप्पल, टोमेटो, स्टिंगिंग नेटल एंड कावेज। सो गाइस, ये है इसका प्रेजेंस ऑफ द सेरोटोनिन, राइट, जिसमें 90% ही कहाँ प्रेजेंट होगा? इंटेस्टाइन के अंदर लोकलाइज्ड होगा, राइट। कर लेते हैं इसके सिंथेसिस एंड डिस्ट्रक्शन की। इसमें ज़्यादा हमको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, बिकॉज बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, जिसमें कि एक एमिनो एसिड होता है जिसका नाम है ट्रिप्टोफेन। ये हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफेन के अंदर। ये 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफेन जो है अगेन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसको ये कन्वर्ट करेगा 5-HT के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हमारा 5-HT बन गया, ओके, इन द टू प्रोसेस। और यहाँ 2 तरह के एंजाइम काम किए, हाइड्रोक्सिलेज एंड डी कार्बोक्सिलेज, राइट। पहले हाइड्रोक्सिलेशन होगा और बाद में डी कार्बोक्सिलेशन होगा, तो इन दोनों प्रोसेस में 5-HT बन गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके डिस्ट्रक्शन की। तो 5-HT का डिस्ट्रक्शन जो है 2 एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। पहला है मोनोएमिन ऑक्सीडेज और दूसरा है डीहाइड्रोजिनेज। तो मोनोएमिन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड में, एंड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफॉल के अंदर। ओके, तो ये इसकी डिस्ट्रक्शन की बात के इसकी प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो गया सिंथेसिस कैसे होता है एंड इसका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो गैस यहाँ पे आप जो है एंजाइम आपको याद रहना है, ओके, हाइड्रोक्सिलीज एंड डी कार्बोक्सिलीज, और डिस्ट्रक्शन में माओ, या इसको कहते हैं मोनोएमिन ऑक्सीडेज एंड डीहाइड्रोजिनेज, राइट। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम है सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स। ओके, अब रिसेप्टर्स आपको पता है कि कोई भी केमिकल यदि फंक्शन करता है तो उसके लिए रिसेप्टर होना ज़रूरी है। तो इसके लिए भी जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको कहते हैं हम सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स, राइट। तो सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर या सेरोटोनिन रिसेप्टर्स, ये एक तरह का ग्रुप है किसका? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का, है ना। आपने जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर आई होप कि आपने पढ़ रखा होगा। तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का एक ग्रुप है एंड लिगेंड गेटेड आयन चैनल इसमें इन्वॉल्व है। ओके, तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स एंड लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, राइट। तो जब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे ना, उसके अंदर भी बिल्कुल यही मैकेनिज्म इसकी आने वाली है। ओके,
तो ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, राइट। तो अब जो रिसेप्टर्स हैं इनके कई सारे टाइप्स हैं, ओके। जैसे 5HT1 रिसेप्टर, 5HT2 रिसेप्टर, 5HT3 रिसेप्टर, 5HT4, 5, 6 एंड 7 रिसेप्टर्स, ओके। एंड गाइस इनके भी कुछ कुछ सब टाइप्स आगे आने वाले हैं जिसको हम ABC में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो गाइस चलिए देखते हैं इनके क्या डिस्ट्रीब्यूशन है और कौन कौन से इसके रिसेप्टर्स हैं, राइट। तो गाइस यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, आपको याद करने में ईजी रहेगा, इसलिए आई होप कि ये टेबल आपकी यूज़ की होगी। तो इसमें हेडिंग्स में लाइक 5HT3 रिसेप्टर के सब टाइप्स हैं, सिग्नलिंग मैकेनिज्म है, डिस्ट्रीब्यूशन है और इफेक्ट है, ओके। इसको चाहिए तो आप पैराग्राफ के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, बट मोस्ट प्रॉबल कि शायद आपको इसमें ज़्यादा अच्छे से याद होगा। तो बात करेंगे पहले 5HT1A रिसेप्टर की, ओके। मतलब फर्स्ट का भी ए पार्ट है ये, ओके। तो 1A रिसेप्टर जो होता है ये फॉलो करता है सिग्नलिंग मैकेनिज्म को, यहाँ लिखा हुआ है GI और साथ में लिखा हुआ है डिक्रीज साइक्लिक MP। तो गाइस जो है यहाँ पे G लिखा हुआ है दैट इज़ द G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, ओके। ये उसके भी सब टाइप्स हैं। तो GI लिखा है, आई का मतलब होता है इनहिबिटरी, राइट। तो आई मतलब होता है इनहिबिटरी, तो ये क्या कर रहा होगा? इनहिबिशन का काम कर रहा होगा, किसको? इंटरमोलिकुलर मैकेनिज्म को। और इंटरमोलिकुलर मैकेनिज्म होती है साइक्लिक AMP, ओके। या तो साइक्लिक AMP या तो IP3DAG पाथवे या आयन चैनल के थ्रू हमने अभी पढ़ा, ओके। तो ये GI जो होगा इनहिबिशन कर रहा होगा, तो डेफिनेटली साइक्लिक AMP को ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ओके। तो सिग्नलिंग मैकेनिज्म में ये GI के साथ काम करता है और साइक्लिक AMP को रिड्यूस करता है, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन, रैफी न्यूक्लियाई एंड हिप्पोकैम्पस, ओके। इफेक्ट की यदि हम बात करें तो रेगुलेट द स्लीप, फीडिंग एंड एग्जाइटी, राइट। नेक्स्ट है 5HT1B, सेम सिग्नलिंग मैकेनिज्म है, प्रेजेंट है इसका सब्सटेंशिया निग्रा, ग्लोबस पैलिडस, बेसल गेंग्लिया। इसका इफेक्ट होता है न्यूरल इनिबिशन, बिहेवियरल चेंजेस। 5HT1D की यदि हम बात करें तो सेम मैकेनिज्म को फॉलो करता है, प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर और काम है इसका वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन का। 5HT1E की बात करते हैं, सेम मैकेनिज्म फॉलो करता है, कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस में प्रेजेंट होता है, मेमोरी पे अफेक्ट करता है। और 1F जो होता है इसका भी सेम मैकेनिज्म है, जो ग्लोबस पैलिडस के अंदर होता है और पिटामिन के अंदर होता है, राइट। इसका इफेक्ट होता है एंग्जाइटी एंड वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन। अब बात करते हैं 5HT2A की। ए जो है यहाँ पे है GQ और इंक्रीज द IP3, ओके। GQ ये क्या करता है? आपका फास्फोलाइपेज पाथवे को इंड्यूस करता है, ओके। इसलिए इसको बोला जाता है GQ। तो यहाँ देखिए यहाँ पे इंक्रीज IP3, ओके। IP3 पाथवे को ये इंक्रीज करेगा, कहाँ प्रेजेंट है? प्लेटलेट के अंदर एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। इफेक्ट सेलुलर एक्साइटेशन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। 2B की बात करें तो सेम मैकेनिज्म है, प्रेजेंस है स्टमक के अंदर और एपेटाइट को कंट्रोल करता है। 2C जो होता है ये सेम मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, प्रेजेंस है इसका हिप्पोकैम्पस एंड सब्सटेंशिया निग्रा। काम है इसका एंटी एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी में इसका अफेक्ट होगा। अब 5HT3 ये एक है जो कि आयन चैनल को फॉलो करता है। तो गैस इसमें एक ही है जो आयन चैनल को फॉलो कर रहा है, तो उसमें याद करने में आपको बहुत ईजी रहेगा कि 5HT3 जो होता है इट वर्क थ्रू सोडियम पोटेशियम आयन चैनल। कहाँ प्रेजेंस है इसकी? एरिया, प्रोस्टिमा एंड एंटेरिक नर्व्स में। काम है इसका वोमिटिंग। 5HT4 ये सिग्नलिंग मैकेनिज्म है इसका GS और इंक्रीज है इसका साइक्लिक MP, राइट। GS क्या होता है? S मतलब होता है स्टिमुलेशन, राइट। G मतलब G प्रोटीन कपल रिसेप्टर, तो ये स्टिमुलेट कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा, इसलिए यहाँ देखिए साइक्लिक MP क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कहाँ प्रेजेंस है इसका? कॉर्टेक्स और स्मूथ मसल्स के अंदर एंड इफेक्ट है इसका गट मोटेलिटी। 5HT5A एंड B ये इनहिबिटरी होता है, साइक्लिक MP को रिड्यूस करता है, प्रेजेंस होता है इसका ब्रेन के अंदर, लोकोमोशन और स्लिप को अफेक्ट करता है। 5HT6 जो होता है ये स्टिमुलेशन का काम करता है, तो स्टिमुलेशन अगेन साइक्लिक MP को इंक्रीज करेगा, ब्रेन में प्रेजेंस है, कॉग्निशन एंड लर्निंग में हेल्प करता है। तो गाइस
This is all about the receptors classification, its signaling mechanism, distribution and its effect. तो आप भी इसको जो है इसी फॉर्म में याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप पैराग्राफ फॉर्म में लाना चाहते हो तो पैराग्राफ फॉर्म में भी इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। बात करेंगे इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की। ओके, तो गैस पहले मैंने आपको बताया कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन दोनों में डिफरेंस होता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर क्या इसका इफेक्ट है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये कैसे वर्क कर रहा है, राइट। तो दूसरे ऑर्गन के ऊपर या सिस्टम्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो 5-HT जो होता है ये पोटेंट डीपोलराइजर होता है ऑफ द नर्व एंडिंग। ओके, नर्व एंडिंग का पोटेंट डीपोलराइजर मतलब उसको स्टिमुलेट बहुत करता है ये। ओके, इसलिए ये डायरेक्ट एज वेल एज रिफ्लेक्स, ठीक है, और इनडायरेक्ट तीनों तरह के इफेक्ट ये कॉज करता है। ओके, अब कैसे करता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है इसके एक्शन के अंदर। तो पहला हम देखते हैं सीवीएस आर्टरी के अंदर, है ना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो आर्टरीज होती हैं उसमें क्या इफेक्ट है। यहाँ पे पहला एक्शन है इसका कॉन्स्ट्रिक्शन का, ठीक है, बाय डायरेक्ट एक्शन ऑन द वस्कुलर स्मूथ मसल्स। ओके, हम प्रॉपरली बात किसकी कर रहे हैं अभी, केवल सीवीएस की, है ना। तो सीवीएस में जो ब्लड वेसल्स है ये कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। सेकेंड, डायलेशन थ्रू द ईडीआरएफ रिलीजिंग फैक्टर। ओके, एंडोथीलियल रिलीजिंग फैक्टर के थ्रू ये डायलेशन का काम करता है। बिकॉज एंडोथीलियल रिलीजिंग फैक्टर क्या कहलाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। स्मूथ मसल्स में जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा वहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होना शुरू होता है, जो कि अगेन डायलेशन का भी काम करेगा, ठीक है। इसलिए नेट इफेक्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स आ रहा है, थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्शन थोड़ा सा डायलेशन, राइट। यदि हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, अब ब्लड प्रेशर में काफ़ी सारे इसमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो जब भी इसका हम देखा जाता है कि इसका जब आईवी इंजेक्शन दिया जाता है एनिमल्स में तो ट्राइफेजिक रिस्पॉन्स आते हैं। फर्स्ट आता है शार्प फॉल इन द बीपी, तुरंत जो है बीपी कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोरोनरी कीमो रिफ्लेक्सेस ऑन हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आप इंजेक्शन देंगे तो यहाँ कोरोनरी कीमो रिफ्लेक्सेस ऑन होंगे जिसकी वजह से शार्प फॉल इन द बीपी होगा, ठीक। इसके बाद थोड़ा बीपी यहाँ पे इंक्रीज़ भी होगा क्योंकि ये वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन का भी काम करता है, ठीक है, और यहाँ पे कार्डिक आउटपुट भी ये इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट, प्रोलॉन्ग्ड फॉल इन द बीपी। अब आर्टरी के अंदर ये डायलेशन का भी काम करता है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा ईडीआरएफ जो होता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट होता है जो उसको डायलेट करता है। तो प्रोलॉन्ग्ड फॉल इन बीपी यहाँ पे कॉज हो सकता है। ओके, तो तीनों तरह से ट्राइफेजिक रिस्पॉन्स यहाँ पे आते हैं, ओके, ड्यू टू ऑफ द 5-HT। फिर हम बात करेंगे विसरल स्मूथ मसल्स की, जीआईटी की स्पेशली, क्योंकि हमने कहा कि 90% ही कहाँ होता है, इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो जीआईटी में ये पोटेंट स्टिमुलेटर का काम करता है, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन करता है ये, साथ में इंटेरिक प्लेक्सस के थ्रू भी काम करता है। इंटेरिक प्लेक्सस जो कि इंटेस्टाइन में या जीआईटी में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद कई सारे इसके जो सब टाइप्स होते हैं ना ये पूरे गट में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये काम क्या करता है, पेरिस्टल्सिस को बढ़ाता है, और पेरिस्टल्सिस को यदि बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे डायरिया हो जाएगा। आपके जो जीआईटी है, जीआईटी के अंदर यदि पेरिस्टल्सिस मूवमेंट इंक्रीज़ होता है तो डेफिनेटली वहाँ पे डायरिया कॉज होगा, बिकॉज आपका जो फूड मटेरियल है वो ज़्यादा टाइम के लिए स्टमक में नहीं रहने वाला। ओके, ग्लैंड की बात करते हैं अब। ग्लैंड्स में ये सिक्रीशन मतलब गैस्ट्रिक सिक्रीशन को ये इनहिबिट करता है। अब गैस्ट्रिक सिक्रीशन में एसिड एंड पेप्सिन दोनों आते हैं, दोनों को ये इनहिबिट करता है, बट म्यूकस प्रोडक्शन को ये इंक्रीज़ करता है। अब यदि म्यूकस प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहा है और एसिड सिक्रीशन को कम कर रहा है तो डेफिनेटली अल्सर में ये हेल्प करता है, मतलब अल्सर प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ की प्रेजेंट होती है। ओके गाइस, फिर हम बात करेंगे नर्व एंडिंग्स की। तो नर्व एंडिंग्स में मैंने कहा था कि काफ़ी ज़्यादा जो होता है डीपोलराइजेशन कॉज करता है, तो इसलिए ये नर्व एंडिंग के ऊपर टिंगलिंग एंड प्रिकिंग सेंसेशन को कॉज कराता है, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पे पेन सेंसेशन भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, फिर हम बात करेंगे इसके रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन में
ये यहाँ पर हाइपर वेंटिलेशन कॉज कराता है। इसका लास्ट डोज ले लिया जाए तो कोरोनरी रिफ्लेक्सेस की वजह से यहाँ पे एपनी कॉज हो सकता है ना। एपनी का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी रेस्पिरेशन नहीं हो पा रहा है ना। ये मतलब नहीं, और पनी मतलब रेस्पिरेशन। ओके, एक वर्ड होता है डिस्पनी जिसमें रेस्पिरेशन करने में पेन सेंसेशन होता है, बट यहाँ क्या लिखा हुआ है, एपनी। एपनी मतलब वहाँ पे बहुत कम एयर जो है वो अंदर की तरफ जा रही होगी या रेस्पिरेशन हो पा रहा होगा, रेस्पिरेशन करने में उसको प्रॉब्लम होगी। ओके गाइज, फिर हम बात करेंगे इसका इफेक्ट सीएनएस के ऊपर। तो सीएनएस में जनरली ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। ओके, इसलिए इसका डायरेक्ट इंजेक्शन वहाँ पे देना होता है। ओके, तो पुअर एंट्री है इसकी। फर्स्ट, ये वहाँ पे एज अ न्यूरो काम करता है। प्राइमरली इसका एक्शन जो होता है, यदि बात करें हम ब्रेन की, तो ये इनिबिटरी एक्शन शो करता है। ओके, और यदि इसका डायरेक्ट इंजेक्शन यदि ब्रेन के अंदर दिया जाता है तो उसका जो इफेक्ट आता है दैट इज़ द स्लीपीनेस, बॉडी टेम्परेचर चेंज होना। ओके, इसके अलावा इसमें हंगर और वैरायटी ऑफ द बिहेवियरल इफेक्ट, और कई सारे बिहेवियरल इफेक्ट उसमें देखने के लिए मिलता है, मतलब कॉम्प्लेक्स एक्शन वहाँ पे आने वाला है। ओके, सो गाइस, इट इज़ ऑल अबाउट द 5 हाइड्रोक्सीटिटामीन आर द सेरोटोनिन, जिसमें आज हमने यहाँ पे पढ़ा कि कैसे वो बनता है, कैसे उसका डिस्ट्रक्शन होता है। ओके, उसके कौन कौन से रिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। ओके गाइस, सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप सो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।